चलो आगे बढ़ते हैं और अब कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन अपना परिवेश का पाठ 2 अरनी का परिवार सुनेंगे। डाइट जोधपुर के निर्देशन में इस पाठ का लेखन किया गया है तपस्विनी व्यास जी द्वारा और समीक्षा की है मजहर सुल्तान जय जी एवं कार्तिकेय खत्री जी ने। आओ पाठ सुनते हैं। पाठ सुने उससे पहले एक गीत गाते हैं। मोटू राम हलवाई भाई, मोटू राम हलवाई, मोटू राम को काम न दूजा, दिन भर करते पेट की पूजा, खाते खूब मिठाई भाई, मोटू राम हलवाई। मोटू राम के बेटे 4, दर्जी धोबी और लुहार, छोटा बेटा नाई, भाई मोटू राम हलवाई। मोटू राम की पैंट है नीली, सर पर टोपी पीली पीली, बल्ले जैसी टाई भाई, मोटू राम हलवाई। प्यारे बच्चों नमस्कार। सभ्य परिवारों के समूह से समाज का निर्माण होता है। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं, दादा दादी और नाना नानी से बड़ी कोई सीख नहीं। इसलिए बच्चों, परिवार के बिना जीवन नहीं। घर के छोटे छोटे बच्चों की मुस्कान से बड़ा कोई सुख भी नहीं। आप ये पंक्तियां सुनकर समझ ही गए होंगे कि आज हम परिवार विषय पर चर्चा करेंगे। परिवार मनुष्य को पूर्ण विकसित करता है। परिवार व्यक्तियों का सुरक्षा कवच होता है। परिवार सभी समस्याओं को साझा करता है। परिवार मनुष्य में सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है। परिवार समाज की एक इकाई है। आइए परिवार का अर्थ समझते हैं। एक ही घर में व्यक्तियों का समूह जो आपस में आनुवांशिक गुणों के कारण बनता है, जिसमें भाई बहन पिता दादा आदि सदस्यों के रिश्ते आते हैं, परिवार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा विवाह संबंधों के कारण भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं, जैसे माता मामा आदि। इन दोनों के अतिरिक्त गोद लेकर भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं। इस प्रकार सभी सदस्य विवाह, गोद और आनुवांशिक गुणों के कारण मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। परिवारों को सदस्यों की संख्या के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। बच्चों, आप सोचिए, आपके साथ आपके परिवार में कौन कौन रहता है? यदि आपका जवाब है कि आपके परिवार में आपके माता पिता भाई बहन और आप मिलकर एक ही घर में रहते हो, तो आपका परिवार एकल परिवार कहलाएगा। और यदि आपका जवाब है कि दादा दादी ताऊ ताई पापा मम्मी काका काकी और उन सब के बच्चे एक साथ मिलकर रहते हैं, तो आपका परिवार संयुक्त परिवार कहलाएगा। अब आपको परिवार का महत्व बताती हूँ। संयुक्त परिवार में बच्चों का लालन पालन अच्छा होता है, जिम्मेदारियों का भी बंटवारा होता है, सभी सदस्य अनुशासन, नियंत्रण और नैतिकता का पूर्ण पालन करते हैं। समस्याओं, बीमारियों या विपदा के समय परिवार मिलकर समाधान करता है। परिवार में मिलकर उत्साह के साथ धार्मिक कार्य, त्योहार, उत्सव, विशेष दिवस मनाए जाते हैं। संयुक्त परिवार में रहने से सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा, श्रम विभाजन, सामाजिकरण, उचित मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। घर में बच्चा सभी बड़ों का सम्मान करना, मिलनसार व्यवहार करना, समायोजन करना, भाईचारे के साथ रहना स्वतः ही सीख लेता है। आपने सुना ही होगा, एक स्वस्थ परिवार प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत होता है। संयुक्त परिवार के सदस्यों में अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें, संस्कृति के प्रति लगाव उत्पन्न होता है, जो व्यक्तियों का मानसिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास करता है। बच्चों, आइए अब हम एकल परिवार बनने के कारण और उनके गुणों के विषय में जानते हैं। वर्तमान में उच्च शिक्षा, रोजगार, तकनीकी आवश्यकता, सामाजिक कारणों, मतभेद, महंगाई, निवास स्थल और प्राकृतिक आपदाओं के कारण परिवारों को अपना पैतृक स्थल छोड़कर अन्य स्थानों पर निवास करना पड़ता है। इन्हीं कारणों से छोटे परिवार या एकल परिवार का निर्माण का चलन आधुनिक युग में प्राय बढ़ गया है और कहा गया है, छोटा परिवार सुखी परिवार। एकल परिवारों के गुण इस प्रकार हैं। एकल परिवारों में
प्राय खर्च अपेक्षाकृत कम होते हैं और घर के सभी सदस्य आय अर्जित करते हैं। इससे प्राप्त बचत को वे अपनी बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु खर्च करते हैं। घर में निर्णय भी जल्दी लिए जा सकते हैं। घर की बातों में गोपनीयता बनी रहती है। एकल परिवार के सदस्यों को पूर्ण स्वतंत्रता भी रहती है। उनको घर के सभी अधिकार प्राप्त होते हैं और दायित्व भी उन्हीं को पूर्ण करने होते हैं। अतः उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और आत्मविश्वास उनके द्वारा किए गए कार्यों में स्पष्ट दिखाई देता है। वे घर के बड़ों पर निर्भर नहीं रहते हैं। एकल परिवारों ने रूढ़िवादिता के स्थान पर आधुनिक तकनीकी और शिक्षा को जीवन में स्थान दिया है। सार रूप में हम कह सकते हैं, परिवार प्यार का दूसरा नाम है और पारिवारिक प्रेम जीवन में अमूल्य उपहार है। परिवार में विश्वास, एकता, अनुशासन, सुरक्षा का भाव मिलता है और मनुष्य में से कलह, प्रतिशोध, आलोचना, भय, बुराई का विनाश हो जाता है, जिससे उसका सर्वांगीण विकास तीव्र गति से होता है। बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी बच्ची की कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक छोटी लड़की रहती थी और उसका नाम था अर्नी। वो बहुत ही होशियार थी। वो जब छोटी थी तभी उसे पोलियो हो गया था, जिसके कारण उसे चलने में समस्या होती थी। बच्चों, पोलियो एक रोग का नाम है जिसके कारण मनुष्य के हाथ, पैर या अन्य अंग ठीक से कार्य नहीं कर पाते। वो बच्ची आपकी तरह खूब पढ़ना चाहती थी। वो खूब पढ़ लिख कर नाम कमाना चाहती थी। वो बहुत सुंदर चित्र भी बनाती थी। उसकी चित्रकारी में विशेष रुचि थी। बच्चों, जो लोग हम सामान्य लोगों की तरह कार्य नहीं कर सकते, उन्हें हम दिव्यांग कहते हैं। दिव्यांग वे लोग कहलाते हैं जिनके शरीर में कोई न कोई कमी होती है, अर्थात पैर, हाथ, आँख, कान, मुंह, मस्तिष्क या शरीर के अंग सामान्य कार्य करने में असक्षम होते हैं। बच्चों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दिव्यांग लोगों का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनको कष्ट नहीं देना चाहिए, उनको अपशब्द तो कभी भी नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि उन लोगों में ऐसा कोई ना कोई विशिष्ट गुण तो अवश्य ही होता है जो शायद हम सामान्य लोगों में भी नहीं हो। हमें सदैव उनका सम्मान करना चाहिए, उनके साथ मित्रवत सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उनकी कार्यों में मदद करनी चाहिए, उनके आत्मसम्मान की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। अर्नी को उसकी दीदी से चित्रकारिता हेतु बहुत प्रोत्साहन मिला। उसकी चित्रकारी और अन्य गुणों के कारण उसका चयन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में हो गया, जिस कारण उसे पढ़ने के लिए अब मुंबई जाना था। चूँकि वो एक लड़की थी और वो पोलियोग्रस्त भी थी, इसलिए उसके दादाजी ने उसे बाहर पढ़ने के लिए जाने से मना कर दिया। अर्नी खूब पढ़ लिख कर सबका नाम रोशन करना चाहती थी और उसमें चित्रकारी का विशेष गुण भी था, इसलिए उसने पिता से पढ़ाई करने की बात कही। तब उसके पिता ने उसके दादाजी को समझाया, अब समय बदल गया है, हमें भी अपनी सोच में समय के अनुसार बदलाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आज सभी लड़कियां लड़कों के समान ही कार्य कर रही है, बल्कि लड़कों से आगे जाकर दिखा रही है। पिताजी ने बताया, हम प्रतिदिन समाचारों में सुनते और पढ़ते हैं कि आज भारत की लड़कियां भी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चित्रकार, गायिका, शिक्षक, पायलट, आईपीएस ऑफिसर, सिपाही, पुलिसकर्मी, वैज्ञानिक, वाहन चालक, लेखिका और कवयित्री आदि बनकर देश का नाम रोशन कर रही है। यह सब हमारे देश की बेटियों की लगन, अथक प्रयासों और शिक्षा के कारण ही तो संभव हुआ है। पिता ने शिक्षा का महत्व भी सभी को समझाया कि शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, व्यवहारिक, आर्थिक और वैचारिक विकास होता है। आज कानून की दृष्टि से भी लड़का और लड़की समान ही माने जाते हैं। तभी तो शादी की उम्र भी कानून द्वारा ही तय की गई है। जब तक लड़का 21 वर्ष का एवं लड़की 18 वर्ष की नहीं हो जाती और स्वयं शादी नहीं करना चाहती, तब तक जबरन उसकी शादी नहीं कराई जा सकती। अब लड़कियों को कानूनन सुरक्षा भी तो प्राप्त है। पिता ने दादाजी को कहा,
अर्नी की पढ़ाई और चित्रकारी में रुचि है। वो पोलियोग्रस्त होते हुए भी पढ़ाई के लिए आने वाली सभी समस्याओं का सामना करने हेतु मानसिक रूप से पूर्ण तैयार है। वो वहाँ पर स्वयं का कार्य स्वयं करेगी। नई जगह पर आने वाली सभी समस्याओं का समाधान भी वह स्वयं ही करेगी। ऐसा निश्चय उसने कर लिया है, जिसके लिए उसे हमें प्रोत्साहित करना चाहिए और उसकी इच्छा का सम्मान भी करना चाहिए। उमा दीदी ने दादाजी को बताया कि अर्नी मुंबई में एक हॉस्टल में रहेगी, जिसमें सभी लड़कियां ही रहती है, इसलिए वह वहां पर पूर्णतया सुरक्षित रहेगी। दादाजी की बात उमा दीदी ने एक डॉक्टर आंटी से भी करवाई, जो कि खुद बाहर से पढ़कर आई थी, तभी वह डॉक्टर बनी और आज रोगियों का इलाज कर पाती है। जब दादाजी ने सभी की बातों पर गहन विचार किया, तब अपनी पोती को अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में दादाजी ने पढ़ाई के प्रति समर्पण देखा, तो वे अपनी पोती के उज्जवल भविष्य के लिए उसको मुंबई भेजने के लिए तैयार हो गए। अपनी पोती को खूब आशीर्वाद देते हुए बोले, तुम खूब पढ़ो मेरी लाड़ो, खूब पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होकर सबका नाम रोशन करो। यह सुनकर पोती की खुशियों का ठिकाना ही न रहा। वो खुशी से उछलने लगी, उसे मानो जैसे पंख ही लग गए हों। वो खुशी से झूमने लगी। ये बात उसने अपने सभी घर के सदस्यों को खुशी खुशी बताई। दादाजी मान गए, मैं खूब पढ़ूंगी। उसने घर के सभी सदस्यों, दादा, मम्मी, पापा व अन्यों का आशीर्वाद लिया और उनकी अनुमति लेकर वो पढ़ाई करने के लिए मुंबई चली गई। वो वहाँ पर खूब मन लगाकर पढ़ाई करती, दैनिक कार्य भी स्वयं ही करती। उसकी इसी लगन के कारण उसे बहुत ही अच्छे अंकों के साथ डिग्री मिली और पढ़ाई पूर्ण करके वो गांव लौट आई। तब सभी लोग बहुत खुश थे। बच्चों, यदि हम मन लगाकर कोई कार्य करें तो सफलता अवश्य मिलती है। इस कहानी को सुनकर आपके मन में कुछ विचार अवश्य आए होंगे, जैसे अर्नी को लड़की होने के कारण पढ़ने के लिए बाहर जाने से दादाजी ने क्यों मना किया होगा? उसकी इच्छा उससे पूछी गई या नहीं? वो क्या चाहती है, इस पर विचार किया गया। वो क्या करेगी, इस बात का निर्णय घर में किसने लिया और क्यों? निर्णय में मुख्य भागीदार किसकी थी? आइए इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। बच्चों, हमारे समाज में 21वीं सदी के साथ साथ कुछ बदलाव भी आए हैं। इस बदलाव का मुख्य कारण है शिक्षा का प्रसार। शिक्षित महिला पुरुषों की संख्या में वृद्धि के कारण सभी क्षेत्रों में बदलाव दिखाई दे रहे हैं। इसी कारण अर्नी की इच्छा का भी सम्मान पूरे परिवार ने किया। आपको भी मम्मी अक्सर पूछती होगी, आज खाने में क्या बनाऊं? तुम्हें कौन से कपड़े पसंद है? तुम्हें कौन से खिलौने पसंद है? तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है? यह सभी प्रश्न यह दिखलाते हैं कि आपका परिवार आपकी पसंद और नापसंद जानकर आपकी इच्छानुसार कार्य करता है। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। उस समय महिलाओं और पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कार्य भी अलग अलग थे। घर का कामकाज केवल महिला करेगी, कमाने का काम और घर के निर्णय लेने का कार्य केवल पुरुष करेगा। किंतु आज कानून, संविधान और शिक्षा के कारण समय और सोच में बदलाव आया है। महिला व पुरुष को समान अधिकार प्राप्त हैं। उनके दायित्व भी समान हैं। सभी को परिवार के हित में निर्णय लेने और उसमें भागीदारी निभाने का पूर्ण अधिकार है। जैसा कि अर्नी के परिवार ने विचार विमर्श करके मिलजुल कर सबके हित में सकारात्मक निर्णय लिया। बच्चों, हमने सीखा कि हमें घर के बुजुर्गों, दिव्यांग महिलाओं और घर के बड़े लोगों का सदैव सम्मान करना चाहिए। उनकी प्रत्येक कार्यों में मदद करनी चाहिए। बुजुर्गों से बात करके उनके अनुभव सुनकर उनको जीवन में अपनाना चाहिए, जिससे हमारा नैतिक और चारित्रिक विकास होगा। घर, स्कूल और उसके आसपास रहने वाले बुजुर्ग लोगों और दिव्यांगों की सेवा करनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि आप तो अभी बहुत ही छोटे हो, फिर आप सेवा कार्य कैसे करोगे? बच्चों, घर के बड़े लोगों को खाना खिलाना, उनके कमरे की सफाई करना, उनके दैनिक कार्यों में मदद करना, उनको दवाइयाँ देना, उनसे खूब बातें करना, उनको चलने फिरने में मदद करना, उनके कार्यों में उनकी पूरी मदद करना,
सेवा कार्य ही तो है जो आप आसानी से कर सकते हैं। आप घर में मम्मी, बहन व अन्य महिलाओं के कार्यों में भी उनकी मदद कर सकते हैं, जैसे खुद की थाली, बिस्तर, बस्ता, गिलास, बर्तन, खिलौने, जूते, कपड़े आदि उठाकर व्यवस्थित रखना, घर के छोटे बच्चों की देखभाल करना, झूठा नहीं छोड़ना, सभी का आदर करना, जिद नहीं करना, घर के छोटे छोटे कार्यों में उनका हाथ बटाना आदि। यहाँ आपके मन में प्रश्न उठा होगा, घर के पुरुष क्या कार्य करते हैं? आइए इस विषय पर भी जानते हैं। बच्चों, वैसे तो आज के युग में कोई भी कार्य केवल महिला अथवा केवल पुरुष का नहीं होता, जो प्राचीन काल में होता था। प्राचीन काल से प्रचलित प्रथाओं में आज परिवर्तन आया है। आज पुरुष घर के लिए आवश्यक सामग्री बाजार से लाता है, घर के कार्यों में भी मदद करता है, बड़े उत्सव, पर्व, शादी, त्योहार और घर में भी खाना रुचि से बनाता है। घर के शारीरिक बल वाले सभी कार्य पुरुष द्वारा ही किए जाते हैं। बच्चों के लालन पालन, परिवार की सुख सुविधा का ध्यान रखना और परिवार की सुरक्षा का कार्य पुरुष ही करता है। हम सभी को मिलकर घर के सभी कार्य करने चाहिए, चाहे पुरुष हो अथवा महिला। कार्यों में भेदभाव लिंग के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। केवल एक जनन कार्य ही ऐसा कार्य है जो प्रकृति द्वारा महिलाओं को दिया गया वरदान है। इस कार्य के अतिरिक्त पूर्ण दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो केवल पुरुष या केवल महिला के लिए विभक्त हो। सभी महिलाएं और पुरुष सभी प्रकार के कार्यों में सक्षम हैं। बच्चों, आप शिक्षा, परिवार, दिव्यांग, बुजुर्ग और महिलाओं के प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार करने के विषय में समझ चुके हो। आपने यह भी निश्चय कर लिया होगा कि आप कैसे परिवार में रहना पसंद करोगे और क्यों। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, यह भी निश्चय करके उसी दिशा में अपने सकारात्मक प्रयास करना आपको अभी से प्रारंभ कर देना चाहिए, जैसा कि अर्नी ने किया था। अब कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और ये आशा करूंगी कि ये जानकारी आपको उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने में सहयोगी सिद्ध होगी। आओ करें कामना ऐसी, आओ करें कामना ऐसी, बिखरे ना कोई परिवार, बिखरे ना कोई परिवार, मिलजुल कर सब साथ रहे, मिलजुल कर सब साथ रहे, हर दिन हो जाए त्योहार, हर दिन हो जाए त्योहार। अपनेपन की बगिया है, अपनेपन की बगिया है, खुशहाली का द्वार, खुशहाली का द्वार, जीवन भर की पूंजी है, जीवन भर की पूंजी है, एक सुखी परिवार। बच्चों, इस पाठ में हमने जाना परिवार क्या होता है और एकल व संयुक्त परिवार के बारे में भी जाना। तो आप किस तरह के परिवार में रहते हो? अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, आपके घर में कौन व्यक्ति कार्य करता है? क्या आपके घर में कुछ कार्य ऐसे हैं जो मम्मी ही करती हैं और कुछ जो पापा ही करते हैं? लिंग के आधार पर कार्य का विभाजन बहुत से परिवारों में होता है, पर क्या ये सही है? आप जरा सोचो।